हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोगों का नया लेसन प्रारंभ हुआ था भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। इसमें हमने कुछ विभिन्न टॉपिकों को कल पढ़ा था, जिसमें था हमारा पहला उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजक। फिर उसके बाद था हमारा भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम, और विभिन्न आयाम के अंतर्गत हमारे कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें पहला था उदारीकरण की आर्थिक नीति, दूसरा था परराष्ट्रीय निगम, तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था, और चौथा था भारतीय अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था, और पांचवा था हमारा वित्त का भूमंडलीकरण। तो कल हम लोगों ने इन टॉपिकों के बारे में जानकारी ली थी, और आज आप लोगों को इसका अगला पॉइंट है हमारा भूमंडलीकरण और श्रम। तो भूमंडलीकरण और श्रम, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो भूमंडलीकरण और श्रम जो है, इसमें भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भूमंडलीकरण की नीति जो है, इसके अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कुछ नई प्रवृत्तियां जो हैं वह देखी गई हैं। तो इन प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो तीसरी दुनिया के नगरों में निरंतर अधिक से अधिक नियमित निर्माण, उत्पादन तथा रोजगार किया जा रहा है, इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाह्य स्रोतों से अधिक आय करवाने की आवश्यकता। तो जो बाह्य स्रोत हैं, उनसे जो नए जो उद्देश्य हैं, उन कार्यों को चलाने के लिए संविदा कृषि के विषय में कुछ जानकारी हम लोग पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की जो प्रक्रिया है, इसमें नाइके हैं एक, उन्होंने कहा है, एक कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और यह कंपनी जो थी 1960 के दशक में प्रारंभ हुई, तथा जब यह प्रारंभ हुई तभी इसमें तेज़ी से विकास किया गया, और इस कंपनी का मुख्य कार्य जो है नाइके जूतों का आयात एवं बिक्री है। इसमें जूतों का जो है, यह कंपनी थी, जूतों का आयात किया जा रहा था, और इस कंपनी के जो संस्थापक थे वह फिल नाइट थे। तो फिल नाइट ने क्या किया, प्रारंभ में वे जापान में बनने वाले जूतों का आयात करते थे, फिर उनकी बिक्री खेल संबंधी आयोजनों के लिए ये जूते जो हैं बनाया करते थे। तो इस कंपनी का जो मुख्य केंद्र था वह वेवटन में पोर्टलैंड के बाहर स्थित था।
तो कंपनी में जो जूते बनाने वाले जो थे वो केवल 2 ही कारखाने थे जो अमेरिका में है आज। तो प्रारंभ में कंपनी जो है वह जापान के औद्योगिक केंद्रों में निर्मित जूतों का आयात करती थी, परंतु फिर आगे चलकर जापान में उत्पादन की लागत बढ़ गई। तो इस स्थिति में नाइके ने कंपनी के 70 के दशक में उत्पादन कार्य दक्षिण कोरिया में प्रारंभ कर दिया। परंतु फिर क्या हुआ कि कुछ ही वर्षों में दक्षिण कोरिया में भी लागत बढ़ जाने पर सन 1980 में कंपनी ने अपने उत्पादन केंद्र थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में स्थापित किया। फिर इसके उपरांत जो है 1990 के दशक में कंपनी के जूतों का उत्पादन हमारे देश में होने लगा। जब हमारे देश में उत्पादन होने लगा तो इसमें जो वृद्धि हुई, कुछ ऐसा इसके साथ हुआ कि इसमें जब वृद्धि होने लगी तो भारत देश में कम लागत तथा अधिक सुविधा पूर्वक उत्पादन संभव हो गया और यहाँ कंपनी अपने उत्पादन को प्रारंभ कर दिया उसने। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग जो थे वह अपने आप को नितांत असुरक्षित तथा कमज़ोर एवं मजबूर महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि नौकरी कब तक चलेगी। तो ये देखेंगे हम लोग कि इस प्रकार के श्रम विभाजन की व्यवस्था से उत्पादकों को ही लाभ होता था और उत्पादक जो थे वो किसी एक केंद्र पर ही उत्पादन न करके भिन्न भिन्न केंद्रों पर उत्पादन की लचीली नीति को अपना रहे थे। तो उत्पादन की इस परिवर्तित व्यवस्था को पोस्ट फोर्जिम के रूप में अब देखा जाता है। और अब हमारा अगला टॉपिक है, ये तो हमारा था भूमंडलीकरण और श्रम। तो इसमें श्रम के बारे में ही पूरा बताया गया। अब हमारा अगला टॉपिक है भूमंडलीकरण और रोजगार। तो भूमंडलीकरण और रोजगार ये क्या है, अब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। भूमंडलीकरण जो है इसका संबंध सीधा किससे है? श्रम अर्थव्यवस्था से। तो भूमंडलीकरण के रोजगार क्षेत्र में असमान प्रभाव जब देखने को मिलता है तो भूमंडलीकरण ने नगरीकरण ने केंद्रों में मध्य वर्गीय युवाओं के लिए रोजगार के कुछ नए अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए। तो जब नए अवसर उपलब्ध करा दिए गए तो इस रोजगार अवसरों को सीधा संबंध इसका किससे हो गया? प्रौद्योगिक क्रांति से। तो जब युवा वर्ग पारस्परिक शिक्षा ग्रहण करके नाम मात्र की डिग्री लेने में उनकी रुचि जो थी वह नहीं रही। अब असामान्य वर्ग जो था वह युवा कंप्यूटर संस्थानों से कंप्यूटर का आधुनिक ज्ञान
तथा कंप्यूटर भाषाएं सीखने में अधिक रुचि रखने लगे। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्हें कॉल सेंटर या पीबीओ कंपनियों में नौकरी मिल जाती थी। और इसके बाद जो है उन्हें शॉपिंग मॉल्स तथा आधुनिक जलपान गृहों में भी रोजगार प्राप्त हो जाता था। तो ये हमारा टॉपिक था भूमंडलीकरण और रोजगार। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक देखेंगे, भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। कि भूमंडलीकरण से राजनीति परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा था। तो भूमंडलीकरण तथा राजनीतिक परिवर्तन, इन दोनों में क्या है, आपस में बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बल प्रदान करने में राजनीति जो है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। जब भूमंडलीकरण में परिवर्तन होता है तो उससे राजनीतिक परिवर्तन का भी होना स्वाभाविक है। भूमंडलीकरण को जो है वह भूतपूर्व समाजवादी विश्व के विघटन से विशेष बल मिलता है। समाजवादी विश्व के विघटन से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सहायक आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशेष आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो इस प्रकार के विकास होने वाले जो थे नीतिगत परिवर्तनों को नव उदारवादी आर्थिक उपाय के रूप में जाना गया। भारत में जो है उदारवादी नीति को अपनाया गया तथा उसके परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तन भी हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो जो उदारीकरण के अंतर्गत मुक्त उद्यम संबंधी राजनीति दूरदर्शिता का विकास हुआ और इस स्थिति में यह माना गया कि बाजार की शक्तियों का निर्बोध शासन अपने आप में अधिक कुशल तथा न्याय पर आधारित होगा। लेकिन इस स्थिति में राज्य अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति को ध्यान में रखते हुए विनिमय तथा सब्सिडी को समाप्त करने के प्रयास करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि वर्तमान समय में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आर्थिक दूरदर्शिता के साथ ही समान रूप में राजनीतिक दूरदर्शिता भी हो गई, परंतु इसमें भिन्न भूमंडलीकरण की कुछ संभावनाएं हैं। आगे जाकर क्या हुआ, समावेशात्मक भूमंडलीकरण या इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन को भी की संभावना होने लगी। तो ऐसी स्थिति में समाज के सभी अनुभागों को क्या किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जो है वो सामने आई कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय रचनात्मक का विकास हो गया। तो इस प्रकार के क्षेत्रीय संघों के
कुछ उदाहरण बता दें आपको। यूरोपीय संघ EU, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC तथा दक्षिण एशियाई व्यापार संघों के परिसंघ। फिर जो है भूमंडलीकरण का एक राजनीतिक आयाम वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय हुआ। इससे अंतः सरकारी संगठन जो थे अपने आप में एक विशेष प्रकार के निकाय हैं। इनका गठन सहभागी सरकारों द्वारा होता है। इन्हें एक विशेष प्रकार के परराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र पर नज़र रखने या उसे विनिमय करने का दायित्व सौंपा गया। और यह एक तथ्य इसमें और भी था कि विश्व व्यापार संगठन को व्यापार प्रथाओं को लागू करने के नियमों के लिए इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। तो अब इससे हमको क्या स्पष्ट हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों तथा अंतः सरकारों संगठनों में क्या अंतर है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अपने आप में स्वतंत्र संगठन है और ये सरकारी संस्थाओं से संबद्ध नहीं होते। ये संगठन स्वयं नीतिगत निर्णय लेते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मंथन करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ग्रीन पीस द रेड क्रीम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेडिसियस सेंस फ्रीडम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब ये तो हमने देखा भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन, और अब हम अगला टॉपिक लेंगे भूमंडलीकरण और संस्कृति, कि भूमंडलीकरण से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप किसी भी समाज की सांस्कृतिक मान्यताएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि जब भूमंडलीकरण जो है इसके द्वारा जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके ऊपर अवश्य ही कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमको भारतीय समाज युगों से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात करता है। तो इसी उदार दृष्टिकोण का परिणाम है कि भारतीय समाज निरंतर सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध हुआ है। फिर वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में जब भूमंडलीकरण की लहर प्रबल होती है तब सभी स्थानों पर व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भारतीय समाज में एक डर की भावना पनपने लगी है कि कहीं इस परिवर्तन के दौर में हमारी स्थानीय संस्कृति पिछड़ न जाए। लेकिन पारंपरिक रूप से भारतीय समाज ने कभी भी
कूपमंडूकता की नीति को नहीं माना है। इसी सांस्कृतिक उदारता के कारण आज भी भारतीय समाज ने खुले मन से भूमंडलीय सांस्कृतिक मुद्दों को अपनाया है और भारतीय समाज ने जहां एक ओर भूमंडलीय करण राजनीति तथा आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण किया है, वहीं कपड़ों, शैलियों, संगीत, भाषा, हाव भाव, इन सब विषयों का भी मूल्यांकन किया है। तो अपने जीवन में क्या किया है, इन्हें अपनाया भी है। वैसे तो ये देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के दौरान भी सांस्कृतिक तथा परंपरा पर पर्याप्त विचार विमर्श किया गया था, परंतु वर्तमान भूमंडलीकरण के संदर्भ में जो परिवर्तन की लहर है वह अधिक व्यापक तथा गहन है। वह अधिक व्यापक और गहन लहर। अब इसमें हम देखेंगे सजातीयकरण बनाम संस्कृति का भूस्थायीकरण। अब ये अगला टॉपिक है, सजातीयकरण बनाम के संस्कृतिकरण का भूस्थानीयकरण। ये क्या है? भूस्थानीयकरण के भूमंडलीकरण के संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हुए मुख्य रूप से यह धारणा मानी गई थी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व की विभिन्न संस्कृतियां एक समान अर्थात सजातीय रूप ग्रहण कर लेंगी, परंतु एक अन्य स्पष्टीकरण के अंतर्गत ये कहा गया कि भूमंडलीकरण के प्रभाव से विभिन्न संस्कृतियों में भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की ये जो प्रवृत्ति है, यह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई संस्कृति पूर्ण रूप से भूमंडलीकरण रूप ग्रहण नहीं करेगी, बल्कि उसका स्वरूप जो है वह भूमंडलीय तथा स्थानीय संस्कृति का मिश्रित रूप होगा। और यह स्वरूप न तो पूर्ण रूप से स्वतः परिवर्तित होगा और न ही इसका भूमंडलीकरण के वाणिज्य संबंधी हितों से संबंध विच्छेद होगा। तो भूस्थानीयकरण की नीति को एक ऐसी रणनीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो विदेशी कंपनियों द्वारा अपने व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती हैं। इस रणनीति में विदेशी तत्वों के साथ ही स्थानीय परंपराओं तथा कुछ मान्यताओं को एक साथ मिलाकर व्यवहार में लाया जाता है। इस रणनीति की जो है कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे हम सब अपने टीवी पर विदेशी चैनलों से क्या करते हैं, कार्यक्रमों को देखते हैं।
परंतु इन कार्यक्रमों की नीति का एक दृष्टिकोण भले ही विदेशी है, परंतु इसके सभी कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में भी तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार फूड उत्पादनों के लिए एक लोकप्रिय विदेशी नाम मैकडॉनल्ड्स हैं। मैकडॉनल्डम है। यह कंपनी हमारे देश में मांस एवं चिकन उत्पादन करती है। मांस और चिकन उत्पादन जो है वह बेचती है, लेकिन यह कंपनी किसी भी स्थिति में भारत के गौमांस के उत्पादन को नहीं बेचती। भले ही विदेशी कंपनियों में गौमांस उत्पादन अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है, लेकिन उनकी बिक्री भी वहाँ पे क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और यह भी कहा जाएगा, सत्य ही है ये बात, कि नवरात्रि के दिनों में यह कंपनी किसी भी रूप में मांस के उत्पादन बिल्कुल नहीं बेचती। कंपनी का एक दृष्टिकोण है कि भूमंडलीकरण की संकल्पना को प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा, पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूज़िक तथा रीमिक्स गीतों का प्रचलन भी संस्कृति के भूस्थानीकरण की भी प्रमाणित करता है। जब हम भारतीय संस्कृति के मूल को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें खुलेपन का विशेष स्थान है। भारतीय विचारकों एवं समाज सुधारक ने भारतीय संस्कृति को कभी भी अपरिवर्तनीय तथा कठोर नहीं माना है। भारतीय संस्कृति ऐसी भी नहीं है कि वह किसी परिवर्तन से नष्ट हो जाए, या ऐसी भी नहीं है कि किसी बड़े से बड़े प्रभाव में भी परिवर्तित न हो। भारतीय संस्कृति की इसी मूल विशेषता को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि आज की भूमंडलीकरण की प्रबल लहर में भी भारतीय संस्कृति में जहाँ एक और नई स्थानीय परंपराओं का विकास होगा, वहीं कुछ भूमंडलीय परंपराओं को भी आत्मसात किया जाएगा। अब आज के लिए हम लोगों ने इतने टॉपिकों को पढ़ लिया है। भूमंडलीकरण और श्रम, फिर था हमारा भूमंडलीकरण और रोजगार, फिर भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन, फिर था भूमंडलीकरण और संस्कृति, सजातीकरण एवं संस्कृति का भूस्थानीयकरण। तो आज इतना ही बहुत है, और आप लोग बच्चों जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन ले लीजिए, जिससे आप लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन सुचारू रूप से चलती रहे। मैं सुषमा श्रीवास्तव आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।